हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का हमारी उड़ान की इन्वायरमेंट की 500 प्लस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। और आज की सीरीज़ का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द बायोटेक्नोलॉजी, ICGEB। ठीक है, तो 1983 के अंदर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो यानी कि UNIDO ने इन्होंने एज ए स्पेशल प्रोजेक्ट इस ICGEB को इस्टेब्लिश किया था एज ए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च करना और रिसर्च करने के बाद वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को ट्रांसफ़र करना। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की 3 कंपोनेंट लेबोरेटरीज़ हैं। एक इटली के अंदर है, दिल्ली में है, केपटाउन साउथ अफ्रीका में है। बाकी ओवरऑल इसकी 75 के अप्रॉक्स इसकी लेबोरेटरीज हैं पूरे दुनिया भर में। 1983 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी कि UNIDO के तहत एक स्पेशल प्रोजेक्ट था। और इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए 1994 के अंदर इसे एक स्पेशल ऑटोनमस बॉडी का दर्जा दे दिया गया। बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो हाल ही में हमारे NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पूरे 10 साल पूरे कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा NGT के बारे में। NGT के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो NGT एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक कानून बनाया गया, कानून के तहत NGT की स्थापना की गई। ठीक है, पहली बात तो ये। और कब बना? ये 2010 के अंदर बना। ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनका इफ़ेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल किया जाए। ठीक है, जैसे कि हमारे जनरल जो लीगल कोर्ट होते हैं लाइक हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या होते हैं? वो सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो बाउंड होते हैं। लेकिन हमारे इस केस में क्या है? NGT के ऊपर ना तो ऐसी कोई बाउंडेशन है कि आपको सिविल प्रोसीजर कोड मानना पड़ेगा या आपको इंडियन एविडेंस एक्ट मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसमें प्रिंसिपल ऑफ जो नेचुरल जस्टिस है उस चीज़ को इसमें फॉलो किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक तो देखो, इसमें चेयरमैन होते हैं, बाकी जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और इसके अंदर एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं जो टेक्निकल मेंबर्स होते हैं, जिन्हें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड या इस तरह की जो बाकी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड उन्हें जानकारी रहती है। चेयरपर्सन कौन होगा? चेयरपर्सन जुडिशियल मेंबर होगा, या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो। एक बार अगर आप रिटायर हुए NGT से तो दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अब NGT के पास अपने पावर्स क्या क्या हैं? एक तो इसके पावर ये है कि अपनी इनकी जो प्रोसीजर है, अपनी प्रोसीजर को ये खुद रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो भी ऑर्डर होगा, इसका डिसीजन होगा, इसका जो भी अवार्ड होगा, उसे एक सिविल कोर्ट के ऑर्डर के जैसे ट्रीट किया जाएगा। अगर आप खुश नहीं हैं NGT के ऑर्डर से तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर विदिन 90 डेज। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि NGT के ऑर्डर के तहत अगर अपील करनी हो तो कौन से कोर्ट में करनी होगी? वो सुप्रीम कोर्ट में हमें करनी होगी। दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट ये भी है इसमें कि इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखा गया है कि हमारे जो नॉर्मल जो कोर्ट्स होते हैं, लीगल कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे केसेस जो है पेंडिंग रहते हैं 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से। इसी को देखते हुए इसमें बात की गई है कि NGT के अंदर जितने भी केसेस हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि सारे के सारे केसेस को 6 महीने के अंदर
उनके ऊपर जो है वो फैसला दे दिया जाए। ठीक है। एनजीटी अपने ऑर्डर में ये भी मेंशन कर सकता है कि हम किसी को रिलीफ दे रहे हैं, किसी को कंपनसेट कर रहे हैं। जो लोग एयर पोल्यूशन या फिर इन्वायरमेंटल डैमेज से जो रिलेटेड अगर किसी को डैमेज हुआ है तो उनको वो कंपनसेट भी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि कोई गांव है, उस गांव के आसपास जो है वो डैम बन रहा है, पानी वाला जो हाइड्रोलिक डैम होता है वो बन रहा है, उनको डिस्प्लेस किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो लोग जा सकते हैं एनजीटी के पास। एनजीटी उनको जो है वो प्रॉपर ग्रीवांस उनका सुन के रिड्रेस कर सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, अगर आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई है तो उसका रेस्टिट्यूशन हो सकता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ द सराउंडिंग्स फॉर सच विसिनिटी और एरियाज, ये भी हो सकता है। अगर आप एनजीटी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, उनको वायलेट करते हैं, तो जेल भी हो सकती है और बहुत हैवी जुर्माना भी हो सकता है। 7 ऐसे कानून हैं जिनसे अगर रिलेटेड मैटर कोई अगर है तो एनजीटी उसके ऊपर केस सुन सकता है। पहला कौन सा है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये 7 ऐसे एक्ट हैं जिनके तहत एनजीटी केसेस को सुन सकता है, सिविल केसेस को। नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में देखते हैं। देखो, गंगा नदी हमारी जो है वो हमारे देश की एक ऑलमोस्ट लाइफ लाइन है। उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, फिर आगे बिहार, फिर आगे अपना वेस्ट बंगाल, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए, अपनी इनकम के लिए। लेकिन गंगा नदी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पॉल्यूशन की है। बहुत ज़्यादा गंगा नदी के अंदर पॉल्यूशन था, तो इसके लिए 1989 के अंदर एक एनआरजीबीए बनाया गया, एनजीआरबीए, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई गई। बाद में जब मोदी जी की सरकार आई 2014 के अंदर, तो एनजीआरबीए का नाम बदल के हमने नेशनल गंगा काउंसिल कर दिया, एनजीसी। 2016 के अंदर एनजीसी की स्थापना की गई थी और इस बॉडी का काम क्या है कि गंगा नदी के साफ सफाई से लेके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको ओवरसी करे, उनको मॉनिटर करे। और साल में एक बार जरूर इसकी मीटिंग होती है नेशनल गंगा काउंसिल की। और नेशनल गंगा काउंसिल के चेयरमैन कौन है, चीफ कौन है? वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। अब नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग तो प्रधानमंत्री जी कर लेते हैं, लेकिन गंगा नदी का साफ सफाई का कार्यक्रम प्रोग्राम तो रोजाना चलता रहता है। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कोई हमारे पास बॉडी है? हाँ, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए भी हमारे पास एक बॉडी है, जिस बॉडी का नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG। और NMCG में एक पोस्ट होती है DG, डायरेक्टर जनरल जनरली IAS से आते हैं। और इस NMCG का काम है कि जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि गंगा नदी को हमें साफ बनाना है, तो नमामि गंगा से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उनको कोऑर्डिनेट करना, सुपरवाइज करना, फंडिंग वगैरह देखना, ये सारा काम है। और NMCG की मीटिंग हर महीने में एक बार अवश्य होती है। बात करते हैं हम लोग अब सेंट्रल जू अथॉरिटी की। देखो, सेंट्रल जू अथॉरिटी एक टाइप की स्टैचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है। ये 1992 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था और ओरिजिनली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको बनाया गया था। सेंट्रल जू अथॉरिटी के चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वो इसके चेयरमैन होते हैं। इसका जो काम है, इसका जो फंक्शन है, वो है कि हमारे देश के अंदर जितने भी जू हैं, जितने भी हमारे चिड़ियाघर हैं, उन सबको रेगुलेट करना। ठीक है, ये इसका काम है। ये कई बार क्या होता है कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जो जू के जो एनिमल होते हैं, उसको एक जू से दूसरे जू में हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लाइक मान लीजिए कि मध्य प्रदेश से और हम किसी एनिमल को उड़ीसा में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या मान लीजिए कि हम नामीबिया से कोई जानवर है, एनिमल है, उसको इंडिया लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके के जो भी
ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र हो या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसफ़र हो, उससे रिलेटेड भी गाइडलाइंस प्रिपेयर की जाती है, उससे रिलेटेड भी रूल्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब मान लीजिए कि नामीबिया से हमें लेके कोई जानवर इंडिया आना है, तो उसके लिए काफ़ी सारी रूल्स होंगे, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। अगर इसमें मेंबरशिप की बात करें तो इसमें 11 मेंबर होते हैं, ठीक है। टोटल अगर मेंबर की बात करें तो 11 हो गए, लेकिन वैसे अगर बात करेंगे तो चेयरमैन अलग से हो गए इसके, एंड बाकी इसके 10 मेंबर होते हैं। अब 10 मेंबर हो गए, एक मेंबर सेक्रेटरी हो गए और एक चेयरमैन हो गए, तो टोटल अगर देखें तो 12 लोगों का ये समूह है। लेकिन मेंबर अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि भाई इसमें मेंबर कितने होते हैं, तो मेंबर 10 होते हैं। 10 मेंबर के अलावा एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, उसके अलावा एक चेयरमैन होते हैं। अब बाकी इसके मेंबर वगैरह जो कहाँ से आते हैं, वो जनरली या तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से आते हैं, जो हमारे IFOS होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड जो ऑफिसर होते हैं वो आते हैं, या कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, ये सब भी आते हैं। रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी में ऐसा हुआ है कि 2 नए मेंबर्स को पोजीशन दी जाएगी। एक तो हैं अपना जो दिल्ली के अंदर एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके किसी मेंबर को, उसके किसी टीचर को बुलाया जाएगा, और एक मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट को जो है वो इसमें जगह दी जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अच्छा सॉरी, CZA का, इस जू अथॉरिटी का एक और फंक्शन है, जो हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जानवर हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, उनके एक्सचेंजेस से भी रिलेटेड इनको जो है वो रूल्स वगैरह ये सब प्रिस्क्राइब जो है वो किया जाता है। तो ये हो गया CZA के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। देखो पूरा जो अपना NCR है, मतलब नई दिल्ली देख लो, गुरुग्राम देख लो, फरीदाबाद और नोएडा वगैरह, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन है। इसी पोल्यूशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि आप एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लेके आइए, ग्रैप। इस ग्रैप में क्या है कि देखो दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि हरदम ही एयर क्वालिटी जो है वो पुअर रहती है, कभी एयर क्वालिटी अच्छी भी रहती है, कभी ख़राब भी रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसी को देखते हुए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात की गई कि जैसे जैसे आपकी एयर की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती जाए, उसके रेस्पेक्ट में आपके पास कोई प्लान जो है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए। 1998 के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक बॉडी को नोटिफाई किया, EPCA, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। तो इस बॉडी का काम क्या है, इस बॉडी का काम है ये जो ग्रैप है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसको NCR के एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और इसके पास क्या क्या है, इसके पास ये है कि भाई इसके पास अपने सुओ मोटो पावर है, या कोई इंडिविजुअल भी कंप्लेन कर सकता है, कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो लोग भी इसको कंप्लेन कर सकते हैं। बात करते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन की। सेंट्रल वाटर कमीशन देखो एक तरीके से अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके पास क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। मतलब पूरी हमारा जो भारत देश है उसके अंदर पानी से रिलेटेड, वाटर से जो रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कंजर्वेशन करना, उनका यूटिलाइजेशन करना, जैसे कोई नदी है या अगर हम बात करें कोई डैम वगैरह है तो वो। इसका पर्पज़ क्या है, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर पावर डेवलपमेंट, ठीक है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि एक अटैच्ड ऑफिस है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर, एंड इसका काम जो है वो कंट्रोल, कंजर्वेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड वाटर जो है वो पावर डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन ओशन कमीशन से रिलेटेड। देखिए 1982 के अंदर पोर्ट लुई डिक्लेरेशन के तहत इंडियन ओशन कमीशन को बनाया गया। यह एक टाइप का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1984 के अंदर IOC को, इंडियन ओशन कमीशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया
और इस एग्रीमेंट का जो नाम है वो रखा गया था जनरल एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन। इसको हम विक्टोरिया एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एक चीज़ तो याद रखनी है कि पोर्ट लुई डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है एंड विक्टोरिया एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। IOC एक टाइप का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका का, और इसमें 5 मेंबर स्टेट्स हैं। द यूनियन ऑफ कोमोरोस, रीयूनियन, फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी, मडगास्कर, मॉरिशस एंड द सेशल्स। यहाँ पे मैप में देखेंगे तो 5 मेंबर है IOC में, कोमोरोस, मडगास्कर, सेशल्स, मॉरिशस, रीयूनियन, फ्रांस। तो ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे आप 5 को इसको देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि 5 जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी ये जो 5 आइलैंड्स हैं, ये ईस्ट अफ्रीका में क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ये हमारा अफ्रीका हो गया और ये हमारा ईस्टर्न अफ्रीका वाला जो हमारा ये पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन होगा, इन 5 आइलैंड्स के बीच में भी कोऑपरेशन होगा और बाकी अदर कंट्रीज़ के बीच में भी जो है वो कोऑपरेशन होगा, और हमें ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ईस्ट अफ्रीका में सिक्योरिटी का रीज़न ये भी है कि यहाँ पे सोमालिया आता है, ठीक है, सोमालिया आता है। और सोमालिया हम लोग देख रहे हैं कि सोमालिया पायरेसी के लिए बहुत ही नोटोरियस है। भारत सरकार का हमारा जो 2015 में हमने एक विज़न रखा था सागर का, सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि हम फ्रांस के साथ भी हम लोग करेंगे, मतलब ज़्यादा कोऑपरेशन करेंगे, और बाकी जो ग्लोबल पावर्स हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन में उसके साथ भी हम लोग कोऑपरेट करेंगे। और हमारा जो ओवरऑल एम है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर द ऑल इन द रीजन। बात करते हैं रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर की। तो अभी हमने IOC के बारे में बात की थी। IOC क्या चीज़ है, देखिए IOC तो एक रीजनल फोरम है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में, एंड 5 इसमें मेंबर्स हैं। फिर से आप देख लीजिए, कोमोरोस, मडगास्कर, मॉरिशस, रीयूनियन, फ्रांस एंड दी सेशल्स। तो ये 5 हमारे जो हैं वो इसके मेंबर्स होंगे, ठीक है। 2016 और 2017 में क्या हुआ, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन को भी IOC के अंदर ऑब्जर्वर का स्टेटस जो है वो अलॉट हो गया था। इन्हें भी ऑब्जर्वर का स्टेटस चाइना एंड इसको मिल गया था। ये RMFIC क्या है, इसमें देखिए RMFIC के अंदर ये होगा कि ये RMFIC जो है वो मडगास्कर के अंदर लोकेटेड है, और ये ओवरऑल जो है वो IOC के अंतर्गत ही काम करेगा। मार्च 2020 के अंदर भारत भी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस बन गया, साथ साथ में जापान एंड यूनाइटेड नेशंस भी इसका जो है वो बन गया। तो RMFIC का मतलब बेसिक यही होगा कि मैरीटाइम जो अपना जो सी है, ओशियन सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है वो काम करना। एक तरीके से ये क्या करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब मान लीजिए कि इंडिया से इंफॉर्मेशन आई, फ्रांस से आई, यूनाइटेड नेशन से आई, तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए कलेक्टिविटी का काम करेगा और बाद में डिसीजन मेकिंग होगी। तो इंडिया ने एक तो यहाँ पे RMFIC को लोकेटेड कर दिया, अपना नेवी लाइजन ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है। इंडियन नेवी की तरफ से एक ऑफिसर जो है वो मडगास्कर जाएंगे और वो वहीं पे अपॉइंट हो जाएंगे। साथ ही साथ इंडिया का ये भी है कि बाकी जो और इस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं लाइक इमोसो, ये यूरोपियन मैरीटाइम सर्विलांस इनिशिएटिव एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे भी अपना लाइजन ऑफिसर करे और बाकी जगह भी करे, जैसे सिंगापुर के अंदर किया है। और इससे क्या होगा कि जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, क्योंकि जो हमारा मैरीटाइम है, जो हमारा सी लेन्स है, सी लेन्स में बहुत सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े वहाँ पे शिप्स जाते हैं, कमर्शियल शिप्स जाते हैं, कोई पायरेसी ना हो जाए, किसी तरीके की कोई हाईजैकिंग ना हो जाए, इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पे हमें देख के चलनी पड़ती है। इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं, IMD को आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखते होंगे कि भाई इतना बारिश होनी है, इतनी बारिश इस डेट से इस डेट तक होगी। तो अपना जो नॉर्मल जो ऑनसेट और विड्रॉवल की डेट रहती है मानसून की, कि मानसून इस तारीख को आएगा और इस तारीख को जाएगा, उन डेटों को रिवाइज किया है IMD ने। कुछ जो जगह है वहाँ पे रिवाइज किया। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो IMD ने बोला है कि अब हमारे देश के अंदर मानसून लेट से आता है, लेट से जाता है, मतलब 1-2 दिन डिले करके आता है। जो पहले लगभग 1 मई को मानसून आ जाता था, अभी वो 2 मई 3 मई तक आगे जा रहा है। IMD के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देखें तो 1875 में नई दिल्ली के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया,
ओवरऑल ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ये काम करता है। बाकी सीस्मोलॉजी जो भूकंप वगैरह से रिलेटेड जानकारियाँ देना है, वेदर की फोरकास्टिंग है, मीट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, इन सब से रिलेटेड जानकारियों के लिए IMD एक प्रिंसिपल एजेंसी है। अगर WMO की बात करें तो वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के पूरी दुनिया भर के अंदर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मीट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं, IMD भी उसके अंदर एक है। तो ये भी याद रखना है कि WMO के पूरे दुनिया के अंदर 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं और उन 6 में से एक इंडिया भी है। बात करते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के बारे में बात करते हैं। देखो 1974 के अंदर एक वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें से एक मेजर आउटकम जो निकल के आता है वो आता है कि भाई हमें IFAD इस तरीके की एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट से रिलेटेड हमें इस तरीके की कोई एजेंसी हमें बनानी चाहिए। तो 1977 के अंदर हम इस तरीके की एक एजेंसी जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक तरीके का इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और साथ साथ में यूनाइटेड नेशन का ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका रोम इटली के अंदर है। ये किसानों को पैसे भी देता है, डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, उनको टेक्निक सिखाता है कि आप किस तरीके से और बेटर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो रूरल जो पीपल हैं उनको उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ताकि पॉवर्टी डिक्रीज हो सके, फूड सिक्योरिटी इंक्रीज हो सके, न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो सके और रेजिलियंस भी इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ कि 2012 के बाद 2012 के अंदर SDSN जो है वो किसके अंतर्गत काम कर रहा है? ये काम कर रहा है UN सेक्रेटरी जनरल के अंदर, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। हमारा जो एम क्या है, आजकल पूरी दुनिया का एम है कि भाई हमें कैसे ना कैसे करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है। पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर जो गोल डिसाइड किए गए हैं उनको अचीव करना है। तो उन गोल्स को और पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर जो डील हुई है उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो SDSN में क्या है कि ग्लोबल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज जो है ये इन सबको मोबिलाइज करता है और इस मोबिलाइजेशन के थ्रू ये कोशिश करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम सॉल्यूशंस निकाल सके। तो इसका एम क्या हुआ SDSN का? ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल जो एक्सपर्टीज है उसको मोबिलाइज करता है और हम कोशिश करते हैं कि उस टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक हेल्प के थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके, पेरिस क्लाइमेट चेंज को अचीव कर सकें। एक रिपोर्ट निकलती है SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड्स ग्लोबल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? SDSN करता है। रिपोर्ट का नाम आपको याद रख लेना है, SDG इंडेक्स एंड डैशबोर्ड्स ग्लोबल रिपोर्ट, इसको रिलीज किया जाता है। इंटरनेशनल फंड फॉर द एनिमल वेलफेयर। देखो दुनिया के अंदर जो आजकल एनिमल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि भाई एनिमल को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो IFAW क्या है? दुनिया भर के अंदर जो बड़े बड़े एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, कंजर्वेशन जो चैरिटीज़ है उस टाइप की ये भी एक चैरिटी है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि NGO है। तो ये क्या करता है? इंडिविजुअल एनिमल्स को रेस्क्यू करता है, पॉपुलेशन को सेफगार्ड करता है, हैबिटेट को प्रिजर्व करता है और ग्रेटर प्रोटेक्शन के लिए आवाज़ उठाता है। IFAW इंटरनेशनल फंड फॉर द एनिमल वेलफेयर एक टाइप की चैरिटी है, एक टाइप की कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों के रेस्क्यू के लिए, जानवरों के हैबिटेट के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए काम ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूनाइटेड नेशंस वाटर यानी कि UN वाटर। वाटर एक बहुत ही अभी हम लोग देख सकते हैं कि वाटर की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे मतलब देश ऐसे हैं जहाँ पे अब पीने का पानी जो है वो ऑलरेडी डिप्लेट हो चुका है, पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है और हमारे पास पीने का पानी नहीं है, या तो पीने का पानी है नहीं, अगर अवेलेबल है तो वो उतना क्वालिटी वाला पानी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? UN वाटर क्या है? ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है किसके बीच में? UN की जो एंटिटीज़ हैं या कोई बाकी अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर या सैनिटेशन के एरिया के अंदर काम कर रही है,
उन सब के बीच में ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो यूएन वाटर के कौन कौन मेंबर हो गए? यूएन एजेंसीज, और अगर यूएन का कोई प्रोग्राम है वो हो गया, कोई फंड्स हो गए, ऐसे फंड्स जो कि वाटर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। अब इसमें पार्टनर कौन है? कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टनर हो सकती हैं, प्रोफेशनल यूनियंस हो गई, एसोसिएशन, सिविल सोसाइटी ग्रुप, या बाकी जो अन्य जो लोग हैं जो कि वाटर के एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो सारे लोग जो इसके अंदर हैं मेंबरशिप ले सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर 2 दिन मनाए जाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे एंड वर्ल्ड टॉयलेट डे। ये इन दोनों डेज को ऑर्गेनाइज करवाता है यूएन वाटर। ठीक है, तो अगर आ जाए किसी एग्जाम में, पीसीएस वगैरह में आ जाए या एसएससी में आ जाए कि वर्ल्ड वाटर डे या वर्ल्ड टॉयलेट डे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो यूएन वाटर क्या है? एक तरीके से कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो कि यूएन एंटिटीज़ या बाकी अन्य जो इंटरनेशनल एंटिटीज़ हैं जो वाटर एंड सैनिटेशन के एरिया में काम कर रही है, उन सब के बीच में ये कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है हमारा CDRI यानी कि कोलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो 2019 के अंदर यूएन की क्लाइमेट चेंज समिट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने CDRI अनाउंस किया था, कोलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर हो गया, बाकी अन्य भी इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मालदीव्स, मैक्सिको, मंगोलिया, रवांडा। हालांकि ये अपने को याद रखना नहीं है, ठीक है। अब CDRI की चेयरमैनशिप कुछ इस तरीके की है कि इसमें इंडिया तो चेयरमैन है ही है, परमानेंट चेयरमैन है, साथ साथ में क्या होता है कि कोई एक दूसरा देश भी 2 साल के लिए चेयरमैन रह सकता है रोटेशनल बेसिस पे, कि भाई कभी भूटान हो गया, कभी फिजी हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी CDRI में ऐसा हुआ है कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने बोला है कि वो फर्स्ट को चेयर बनेगा गवर्निंग काउंसिल ऑन दी इंडिया लेड ग्लोबल। तो ये CDRI क्या है? ये एक इंडिया लेड कोलिशन है, इंडिया इसका परमानेंट चेयरमैन है, बट साथ साथ में एक पोजीशन है, वो है को चेयर की, चेयरमैन के साथ को चेयर। तो यूके ने बोला है, यूनाइटेड किंगडम ने बोला है कि पहली बार इस CDRI की चेयरमैनशिप, को चेयरमैनशिप हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। तो यूके आपको याद रख लेना है कि फर्स्ट को चेयर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल। ये क्या है? एक तरीके की वॉलंटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट्स को, यूएन एजेंसीज, बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर को, इन सब को ये क्या करता है, एंड अकेडमिया, इन सब को ये इन सब के साथ ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इसका जो एम है वो है कि डेवलप द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। देखो क्लाइमेट लगातार चेंज हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर डिज़ास्टर आ रही है। कहीं पे आप देखते हैं कि कहीं बादल फट गए, या कहीं ड्राफ्ट हो गई, कहीं सूखा गिर गया। इस तरीके से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए, इतना सॉलिड होना चाहिए, उसके पास इतनी रेजिलियंस की कैपेसिटी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके का अगर कोई क्लाइमेट या अगर कोई डिज़ास्टर से रिलेटेड हमारे पास अगर कोई चैलेंज आता है तो उस चैलेंज को हम अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। आपको याद होगा कि एक तो इंडिया ने एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये ऑर्गेनाइजेशन की बात बोल सकते हैं, या इस तरीके का एक प्रोग्राम इंडिया ने शुरू किया था। तो ISA हो गया। इसके बाद ये दूसरा जो मेजर कोलिशन है वो है CDRI। ये CDRI इंडिया ने किया है आउटसाइड द UN, मतलब UN के बाहर। और इसका क्या है, सेक्रेटेरिएट रहेगा नई दिल्ली में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? उसका है गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, जिसका पुराना नाम था। और CDRI का जो सेक्रेटेरिएट है वो है नई दिल्ली में। और हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि भाई जो ISA के एफर्ट थे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो एफर्ट्स थे, उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने CDRI बनाया। तो आपको याद रखना है कि इंडिया ने इसको, ये एक इंडिया लेड कोलिशन है और यूके इसका पहला को चेयर होगा गवर्निंग काउंसिल का। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया परमानेंट चेयर है, बाकी इसका एक को चेयरमैन भी बनेगा 2 साल के लिए ऑन द रोटेशनल बेसिस। फिर इसका जो एम है वो है कि डेवलप द रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट चेंज एंड द डिजास्टर रिस्क। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। देखो एक टाइप की एक UN की एजेंसी है और इसका काम जो है वो है जो शिपिंग सेक्टर है, शिपिंग सेक्टर को रेगुलेट करना है। इसने अभी रिसेंटली फैसला दिया है कि जो शिप्स हैं, जो मर्चेंट जो शिप्स हैं, जो ट्रेड के काम में आ रही है, उन शिप्स को ऐसा कोई फ्यूल यूज़ नहीं करना है जिसके अंदर सल्फर का कंटेन
ओवरऑल 0.5% से ज़्यादा हो यानी कि जो वेटेज है फ्यूल का उसमें 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जनवरी 2021 से। तो ये इसने एक नई डेडलाइन सेट की है। उससे पहले क्या था कि 3.5% की लिमिट थी कि आप ऐसा भी फ्यूल यूज़ कर सकते हैं जिसमें सल्फ़र की लिमिट जो है वो 3.5% से हो सकती है। बट अभी जो नई लिमिट है उसमें ये है कि भाई आप 0.5% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई ऐसा फ्यूल जिसमें 0.5% से ज़्यादा सल्फ़र की क्वांटिटी हो। ये मर्चेंट शिप्स के लिए एप्लीकेबल है। अब आईएमओ में क्या है, 174 मेंबर हैं, 3 एसोसिएट मेंबर हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंटल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आईएमओ के बारे में अगर आपको आ जाए एग्ज़ाम में कि भाई इसका सिर्फ जो कंट्रीज़ है, जो नेशन है, वही इसके मेंबर बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके मेंबर स्टेट्स भी हो सकते हैं, एसोसिएट मेंबर भी हो सकते हैं, एंड नॉन गवर्नमेंटल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे इसके मेंबर हो सकते हैं। और एक तरीके से हम बोलें तो आईएमए क्या करता है, एक तरीके से सेक्रेटेरिएट का काम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर जो हैं वो आपस में बैठते हैं आके और फिर वो कोई डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस करते हैं, तो ये इसका काम हो गया। बेसिकली ये एक टेबल प्रोवाइड कराता है जिसमें कि हाँ सब लोग डिस्कस कर सकते हैं। और जब डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद में वो बोलते हैं कि भाई हम इस तरीके का कोई एक कन्वेंशन लेके आना चाहते हैं, इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल लेके आना चाहते हैं, तो वो अलग बात है। बेसिकली आईएमओ का काम है कि एक डिस्कशन टेबल प्रोवाइड कराता है, कोऑर्डिनेट करवाता है एजेंसीज के बीच में, ठीक है। एंड ये बाकी कौन कौन चीज़ की कमिटीज़ है वो अपने को इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया की जो एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट थी आईएमओ के अंदर लंदन में, वो 25 साल से खाली है, ये अपना याद रखने का इतना कोई ज़रूरी नहीं है। और बाकी जो आईएमओ कई बार क्या करता है कि हाई रिस्क एरिया भी डिफाइन करता है कि भाई यहाँ पे पायरेसी, हाईजैकिंग हो सकती है, जैसा कि हम लोग देखते हैं एक फ़ोटो के अंदर। तो ये जो हमारा है, सपोज़ करिए कि ये हमारा सोमालिया के आसपास का जो जगह है, यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईजैकिंग के लिए, पायरेसी के लिए बहुत ही नोटोरियस है। तो आईएमओ क्या डिसाइड करता है कि भाई आप इतना लैटिट्यूड, इतना लॉन्गिट्यूड है, ये पूरा एरिया जो है मान लीजिए कि यहाँ पे पायरेसी हो सकती है। इस तरीके की जो लाइन है वो आईएमओ द्वारा सेट की जाती है कि ये हाई रिस्क एरिया है, क्योंकि मर्चेंट शिप्स है। मर्चेंट शिप्स अगर हाई रिस्क एरिया से बिना सिक्योरिटी के, बिना प्रिवेंशन के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कोई हमें डैमेज हो सकता है, ठीक है।